Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss the very important concept, very important topic, riba free alternatives in commercial banking. It is the very important concept or topic about Islamic economics, and in this basically we start with the definition of riba, then we discuss the principles of business, and after this we discuss the principles of financing, and then we move our long question. The question is model of riba free economy. So anyway, we start. Before starting, if you guys are new in my channel, then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, then like, share and comment on my video. So now we start with the definition of riba. What is riba? Riba is basically Arabic word, and it is the concept of Islamic economics that refers the charged interest. ठीक है कि अरबी में रिबा का मतलब क्या होता है? सूद लेना, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करना. एंड वी नो दैट टेक इंटरेस्ट इज़ प्रोहिबिटेड एंड अनलॉफुल इन इस्लाम, कि इस्लाम में इंटरेस्ट को हराम करार दिया गया है. ठीक है, इंटरेस्ट की कोई भी अहमियत नहीं है. ये थी रिबा की डेफिनेशन. ठीक है, उसके अलावा अब हम डिफरेंस जानते हैं कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या है. मेन जो सेंट्रल बैंक होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट ओन करती है. ठीक है, गवर्नमेंट उसको चलाती है. लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो बेसिकली कुछ लोग या कुछ इंस्टीट्यूशन चला लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HBL बैंक हो गया. ठीक है, ये जितने भी बैंक हैं ये कमर्शियल बैंक कहलाते हैं. उसके अलावा हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस, कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए या किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए कुछ असूल हैं इस्लाम में, उनको फॉलो करना ज़रूरी है. जिसमें फ़र्स्ट प्रिंसिपल है ऑनेस्टी. वन हैज़ टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग. ठीक है, कि जो भी शख्स बिज़नेस कर रहा है वो ईमानदार होना चाहिए अपनी डीलिंग के हवाले से. सेकंड यह है कि बिज़नेस एक्टिविटी मस्ट बी लॉफुल. ठीक है, कि जो भी एक्टिविटी वो बिज़नेस वाली कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस वो चला रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, हलाल होना चाहिए, जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट हासिल हो. थर्ड प्रिंसिपल है बेसिकली द रेजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कि जो भी फाइनेंस और जो भी इन्वेस्ट वो कर रहे हैं वो एक तो हलाल हो और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक वहाँ से अर्निंग जनरेट की जाए. ठीक है, तो ये बेसिक 3 प्रिंसिपल थे प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस, मतलब बिज़नेस के चलाने के लिए ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए. देन हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग. प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मुशारका एंड मुदारबा का होगा. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंसिंग के हवाले से कि ओवर चार्जिंग इस्लाम में प्रोहिबिटेड है. ओवर चार्जिंग मीन्स दैट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, इस्लाम में है कि एक शख्स को नॉर्मल प्रॉफिट लेना चाहिए, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए कि वो दूसरे का भी हक खा जाए. तो इसलिए इस्लाम में ओवर चार्जिंग मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को प्रोहिबिट करार दिया गया है. उसके अलावा इस्लाम अलाउज प्रॉफिट शेयरिंग मेथड ऑफ फाइनेंस, कि इस्लाम बेसिकली इतना अलाउ करता है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट लें, किस दूसरे का हक ना लें. उसके अलावा यहाँ कंसेप्ट है मुशारका एंड मुदारबा का. इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग को हम मुशारका और मुदारबा भी कहते हैं. ठीक है, अब ये मुशारका और मुदारबा का कंसेप्ट क्या है? इन सिंपल वर्ड्स आप लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव money but you don't have any opportunity to invest due to lack of time or inability, so you give your money to other person who invest your money with the current profit and loss situation and there is no fixing of profit and loss. This is called musharaka and mudarba. इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको समझना है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास मनी है लेकिन आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप मसरूफ़ ज़्यादा हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, ठीक है, उसकी वजह से आप अपनी मनी किसी दूसरे शख्स को देते हो और कहते हो कि आप हमारी जगह बिज़नेस करें. ठीक है, वो बिज़नेस करेगा और फिर उस टाइम में जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो मुशारका और मुदारबा के अंडर होगा. मतलब वो आपको प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करना पड़ेगा. इसमें कोई भी पहले फिक्सिंग नहीं है कि अगर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो इससे इतना ही प्रॉफिट जनरेट करना है और इतना ही मुझे मिलना है. ठीक है, ये एट दी एंड मतलब जब आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी कर लेते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपने सिंपल डिवाइड कर देना है. उसके बाद अब हम अपना मेन क्वेश्चन जो डिटेल क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ आते हैं. मॉडल ऑफ रिबा फ्री बैंकिंग. ठीक है, कि इस्लामिक मॉडल ऑफ रिबा फ्री बैंकिंग, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है. एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ रिबा फ्री बैंकिंग, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिबा फ्री बैंकिंग. ठीक है, तो इसमें ये तकरीबन 7 प्रिंसिपल्स है जो आपने डिस्कस करने हैं. ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल नीड फॉर शरिया एडवाइजरी बोर्ड एंड शरिया कमेटी. ठीक है, कि बेसिकली जो शरिया एडवाइजरी बोर्ड है, किसी भी बैंक में एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड या एक कमेटी होनी चाहिए. वो कमेटी क्या करेगी कि वो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स को इस्लामिक असूलों और हदायत के मुताबिक सॉल्व करेगी. ठीक है, उसके अलावा वो फतवा देगी. अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ वो शरिया बोर्ड की जो कमेटी है वो फतवा देगी और वो फतवा देने वाले लोग एक से ज़्यादा होंगे. ठीक है, मोर देन 1 पीपल इन्वॉल्व इन टू रिप्रेजेंटिंग फतवा. ओके,
तो ये शरई एडवाइज़री बोर्ड का था। उसके अलावा हर बैंक या हर कंपनी के हेड ऑफिस में एक शरई एडवाइज़री बोर्ड या शरई कमेटी होनी चाहिए जो 3 लोगों पर मुश्तमिल होती है। फ़र्स्ट, शरई एक्सपर्ट, मतलब जिसको इस्लाम के मुतल्लिक सारा इल्म हो, ठीक है, एक्सपर्ट होना चाहिए। सेकंड, बैंक लॉज का जो एक्सपर्ट है, जिसको बैंक की सारे कानून वगैरह पता है, ठीक है, वो शख्स होना चाहिए। और थर्ड, वो पर्सन होना चाहिए जो बैंक को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, सीनियर पर्सन होना चाहिए। तो ये 3 लोग किसी भी कमेटी में शामिल होते हैं, एडवाइज़री बोर्ड की कमेटी में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था शरई एडवाइज़री बोर्ड का। सेकंड कंसेप्ट है मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग टू बी यूज्ड बाय बैंक्स, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली 12 मोड्स डिक्लेयर किए हैं कि हम फाइनेंसिंग करने के लिए 12 मोड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शुड बी सर्कुलेटेड दिस मोड्स एंड सर्कुलर नंबर जो है वो 13 है और जून 1984 में ये मोड्स बेसिकली उन्होंने दिए, ठीक है। तो 12 मोड्स हैं। अब 12 मोड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वैसे ये 12 मोड सर ने ऐड नहीं करवाए थे, लेकिन अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एक वेल एंड गुड बन जाता है, क्योंकि उसके अलावा इसमें कोई भी ख़ास डाटा नहीं है जो आप इसमें इंक्लूड करें। तो ये 12 मोड्स अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ये बेनिफिट हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट मोड है वो बेसिकली ये है कि लोन्स नॉट कैरिंग एनी इंटरेस्ट एंड द मैक्सिमम सर्विस चार्ज टू ईच बैंक विल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जो लोन्स हम देंगे उस पर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई सर्विस चार्जेस नहीं होने चाहिए। और सर्विस चार्जेस कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पहला मोड ये था। सेकंड मोड कर्ज़ हसना क्या है? कर्ज़ हसना क्या होता है? बेसिकली लोन्स गिव्स टू पीपल विद फ्री इंटरेस्ट एंड सर्विस चार्जेस एंड रिपे इफ़ एंड व्हेन द बोरर इज़ एबल टू पे, कि वो कर्ज़ हसना वो कर्ज़ होता है जो लोगों को दिया जाता है जिस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह कोई सर्विस चार्जेस नहीं होते, और जब भी वो शख्स एबल होता है उसको रिपे करने में तो वो वापस कर देता है। ये सेकंड मोड था हमारे पास। थर्ड मोड क्या है? परचेज ऑफ गुड्स बाय बैंक्स एंड देयर सेल टू क्लाइंट एट अप्रोप्रिएट मार्कअप, कि मार्कअप उस पर ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं, ठीक है। और अगर किसी सूरत में वो शख्स मतलब अपनी अमाउंट टाइम पे वापस नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि जो मार्कअप आपने उस पर लगाया है वो डबल करते जाएँ, ठीक है। अगर वो टाइम डिले हो रहा है तो आप उसको थोड़ा टाइम दें, वो अपनी अमाउंट वापस कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मार्कअप के साथ और भी मार्कअप ऐड करते रहें। अब ये मार्कअप क्या है, ये एक अलग कंसेप्ट है, डिटेल क्वेश्चन है तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। परचेज़ ऑफ ट्रेड बिल्स, ठीक है, ये फोर्थ मोड था कि बेसिकली जो ट्रेड के बिल्स हैं वो परचेज़ करने चाहिए। उसके बाद परचेज़ ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय बैंक्स फ्रॉम देयर क्लाइंट्स विद बाय बैक एग्रीमेंट, कि जो हम प्रॉपर्टी वगैरह या ऐसे आइटम बैंक से परचेज़ करते हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकें, या कुछ जैसे प्रॉपर्टी होती है वो मूव नहीं की जा सकती तो उनको हम वापस करना चाहें तो वो भी हमारे पास एक होना चाहिए ऑप्शन। लीजिंग है, हायर परचेज़ है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट चार्ज, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको डेवलपमेंट के लिए मतलब जितने भी चार्जेस वगैरह हैं वो बैंक से लेने चाहिए। आपका मकसद डेवलपमेंट होना चाहिए। मुशारका जो हमने प्रीवियस बात की है उस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद परचेज़ ऑफ शेयर्स होनी चाहिए। परचेज़ ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो सी है वो मुदारबा के सर्टिफिकेट भी दे। रेंट शेयरिंग, ठीक है। ये मतलब इनको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सर ने नहीं करवाए हुए तो आप जस्ट इसका नेम कर सकते हैं, ओके। उसके अलावा हमारे पास है कि इनमें से कुछ मोड्स ऐसे हैं जिनको डिलीट कर देना चाहिए, ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक उसको मिसयूज करते हैं, जिसमें हमारे पास परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी अंडर बाय बैक एग्रीमेंट, ठीक है, एक तो इस मतलब प्रिंसिपल को निकाल देना चाहिए। परचेज़ ऑफ ट्रेड बिल्स को निकाल देना चाहिए। देन फाइनेंस लीजिंग को निकाल देने चाहिए। उसके अलावा फाइनेंसिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट चार्ज, ठीक है, इसको भी निकाल देना चाहिए। अगर आप नोट्स ओपन करेंगे ना तो उसमें बहुत ईजी वर्डिंग में ये सामने लिखा हुआ होगा और आपने ये चीज़ें वहाँ से देख लेनी है। देन कुछ मोड्स मतलब फाइनेंसिंग मोड्स ऐड कर देने चाहिए। वो कौन से हैं? बाय सलाम। बाय सलाम का मतलब ये है कि अगर परचेज़ हम कोई भी कमोडिटी कर रहे हैं बैंक से तो हम उसकी इमीडिएट वहाँ पर पेमेंट कर दें, लेकिन जब वो प्रोडक्ट हमारे घरों तक हमें पहुँचाई जाए तो उस पर कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ अंडर मुदारबा अरेंजमेंट्स, ठीक है, कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसको मुदारबा के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करना चाहिए शेयर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक डिपॉजिट है। स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक डिपॉजिट में सिंपल हमने बताना है कि करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट कौन से होते हैं? जिसमें डिपॉजिटर अपनी मनी सेव करके रख सकता है और जब चाहे निकाल सकता है। और जो सेविंग अकाउंट है वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो डिपॉजिटर है वो एक ख़ास टाइम के लिए अपनी अमाउंट वहाँ सेव करता है और बैंक फिर उस पर इंटरेस्ट देता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक था। देन हमारे पास है
प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट विद डिपॉजिटर, ठीक है, कि जब कोई भी शख्स इन्वेस्ट करता है बैंक में, ठीक है, तो उसको पता होता है कि वो किस तरह अपनी वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकता है। तो इस तरह के मेथड इसमें डिस्कस होंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड है इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट फॉर सेकेंडरी रिजर्व्स। अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो है शरई एडवाइजरी बोर्ड की, ठीक है, उसके बाद मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात की है, फिर उसके बाद अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ बैंक था और प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट था वो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, उसमें ही आपने ऐड करना है। अब हम डिस्कस करते हैं नीड फॉर इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट फॉर बैंक सेकेंडरी रिजर्व, कि बेसिकली हर बैंक को सेकेंडरी रिजर्व रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है, अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर। अब कुछ प्राइमरी रिजर्व्स होते हैं और कुछ सेकेंडरी रिजर्व्स होते हैं। प्राइमरी रिजर्व्स कौन से होते हैं, जैसे कैश वगैरह हो गया, बहुत से बैंक कैश को सिक्योरिटी तौर पर रख लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी रिजर्व्स में वो ज्वेलरी वगैरह रख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी रिजर्व का कंसेप्ट आएगा। देन हमारे पास है सेंट्रल बैंक रोल एज लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक में कोई भी घपला वगैरह हो जाता है, ठीक है, उनके पास मनी कम हो जाती है, तो वो सेंट्रल बैंक से हेल्प लेते हैं और सेंट्रल बैंक वहाँ पर उनके लिए लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का रोल प्ले करता है, ठीक है, कि उनकी मतलब उनको मनी वगैरह प्रोवाइड करता है। इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ कर्जे हंसना हुआ होता है, ठीक है, कि कोई इंटरेस्ट वगैरह कमर्शियल बैंक जब वो पैसे रिटर्न करेगा तो कोई इंटरेस्ट वगैरह उस पर नहीं देगा, ठीक है। एक तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और सेकंड इट कैन बी परफॉर्म मोर देन वन वे, कि अगर एक से ज़्यादा दफ़ा उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें पैसे दे देगा। देन हमारे पास है इंटर बैंक फ्लो ऑफ फंड्स। इंटर बैंक फ्लो ऑफ फंड्स में हमने सिंपल बताना है कि सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है मनी को प्रोड्यूस करने का या फ्लो ऑफ फंड्स का, ठीक है, और सेंट्रल बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कमर्शियल बैंक को मनी प्रोवाइड करे विद फ्री इंटरेस्ट, और फिर आगे कमर्शियल बैंक की ये ड्यूटी है कि वो फ्री इंटरेस्ट के तौर पर मनी आगे पीपल्स को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसमें फ्लो ऑफ फंड्स में हमने सिंपल जस्ट इतना बताना है। देन हमारे पास है प्रिंसिपल फंड्स बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, कि बेसिकली गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को चाहिए कि वो लोगों को फंड्स प्रोवाइड करें उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है, फ्यूचर फंड्स। फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स है, अगर वो मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही ऐसे फंड्स देने चाहिए कि वो अपना फ्यूचर सेटलमेंट कर सके। इफ़ बैंक पे द लोन्स टू हिज और हर एम्प्लॉयमेंट फॉर द फ्यूचर सेटलमेंट ड्यूरिंग हिज जॉब, ठीक है, दैट इज़ फॉर द वेलफेयर, ठीक है। तो बेसिक पर्पज़ इसमें वेलफेयर इंक्रीज़ करना होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है फॉरेन ब्रांचेज ऑफ पाकिस्तान बैंक्स, ठीक है, कि हमें पता है कि पाकिस्तान के बैंक्स की बहुत सी ब्रांचेज़ है जो दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं, ठीक है। हमारा बेसिक पर्पज़ यह है कि उन बैंक्स को हमने किस तरह रिबा फ्री के तौर पर चलाना है, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ है जहाँ पर इंटरेस्ट का प्रिंसिपल अपनाया जाता है क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, ठीक है, तो वो इसको हलाल समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रिबा फ्री बैंक्स होने चाहिए, बट इफ़ यू आर ऑपरेटिंग रिबा फ्री बैंक देन यू विल बी निगोशिएट विद द फॉरनर्स और फॉरनर गवर्नमेंट्स, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक जो है वो इंटरेस्ट फ्री चले किसी दूसरे कंट्री में भी, तो आप वहाँ की गवर्नमेंट से निगोशिएट करते हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनके साथ डीलिंग करते हैं, ठीक है, कि हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे। तो इस तरह करके आप वहाँ पर मतलब अपने बैंक्स को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और चला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मॉडल ऑफ रिबा फ्री बैंकिंग को डिस्कस किया, ठीक है। इसमें 7 पॉइंट्स थे जो 1 बाय 1 डिस्कस किए, और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट शुड बी द मॉडल ऑफ रिबा फ्री बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें आपने ये सारी डिटेल डिस्कशन कर लेनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।